नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम हिंदी कविता का कालगत विभाजन और विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। ये आपके यूपीएससी हिंदी ऑप्शनल, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, नेट आदि परीक्षाओं के सिलेबस का हिस्सा है। इस दृष्टिकोण से हिंदी कविता का इतिहास आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। साहित्य समाज का दर्पण होता है। जैसे जैसे राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिस्थितियां बदलती हैं, उसी प्रकार से समाज बदलता है और बदलते हुए समाज के साथ साहित्य का स्वरूप भी बदलता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। हिंदी कविता का इतिहास 1000 वर्ष से अधिक भी पुराना है। कविता के तुलनात्मक मूल्यांकन और कविता की प्रवृत्तियों के आधार पर कारगत विभाजन किया गया है। सबसे पहले आता है आदिकाल, जिसका समय है 700 से 1350 ईस्वी। इसे प्रारंभिक काल, वीर गाथा काल, चारण काल आदि नामों से भी जाना जाता है। उसके बाद आता है भक्ति काल, जिसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी कहते हैं। इसका समय है 1350 से 1650 ईस्वी। उसके बाद आता है रीतिकाल, जिसका समय है 1650 से 1850 ईस्वी। और उसके बाद आता है आधुनिक काल, जो कि 1850 से लेके आज तक जाना जाता है। आधुनिक काल का जब आप अध्ययन करेंगे तो इसके अंतर्गत आप प्रयोगवादी, प्रगतिवादी, साठोत्तरी, समकालीन कविता का अध्ययन भी करेंगे। तो सबसे पहले हम आदिकाल के विषय में थोड़ा सा जानेंगे। आदिकाल का समय 700 से 1350 ईस्वी है। 7वीं से 14वीं शताब्दी भी आप कह सकते हैं। इसके अंतर्गत आप धार्मिक साहित्य पढ़ेंगे। धार्मिक साहित्य में आप बौद्ध साहित्य, सिद्धोनाथ, जैन साहित्य है। इसके अंतर्गत आप रासो साहित्य पढ़ेंगे। रासो साहित्य में आपका पृथ्वीराज रासो है, परमाल रासो है, विसलदेव रासो है। इसके विषय में आप थोड़ी थोड़ी जानकारी लेंगे। उसके बाद आप लौकिक साहित्य पढ़ेंगे, जो अमीर खुसरो और विद्यापति द्वारा लिखा गया है, जिसका मुख्य कारण लिखने का जो कारण है वो लोक मनोरंजन है। तो आज के हमारे वीडियो बनाने का जो मोटिव है, मेन उद्देश्य है, वो है रासो साहित्य के विषय में जानकारी लेना। रासो साहित्य आदिकालीन साहित्य का हिस्सा है, जिसका समय है 10 से 14वीं सदी। उस समय हमारा भारतवर्ष पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट आदि राजाओं द्वारा शासित था। समाज में सिर्फ दो ही वर्ग थे, शासक और कृषक। अधिकतर राजा युद्धों में व्यस्त रहते थे। उस समय समाज अम, सामंतवादी था। रासो साहित्य में सामंती व्यवस्था को व्यक्त करने के लिए चारण कवियों द्वारा ये साहित्य लिखा गया है। आइए अब हम रासो साहित्य के नामकरण के विषय में जानते हैं। सबसे पहले मत आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। उनके अनुसार रसायन शब्द से रासो बना है, जो कि ये मत स्वीकृत नहीं है। उसके बाद पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी बताया कि पुराने समय में जो रासलीला होती थी, उसके रास शब्द से रासक बना, रासक से रासव बना और रासव पे ब्रज भाषा का ओकारांत प्रभाव आया, जिसकी वजह से रासव रासो शब्द में परिवर्तित हो गया और यही मत सबसे अधिक स्वीकृत है। मित्रों, किसी भी साहित्य की विशेषताएं या प्रवृत्तियों को पढ़ने का द्विपक्षीय अर्थ होता है। पहला संवेदना पक्ष, जिसमें आप साहित्य का सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक चिंतन पढ़ते हैं। दूसरा पक्ष आता है शिल्प पक्ष, जिसमें आप साहित्य की भाषा कैसी है, शैली कैसी है, छंद कैसे प्रयोग किए हैं, अलंकारों का कैसा प्रयोग है आदि के विषय में पढ़ते हैं। तो इन्हीं दो पक्षों के आधार पर हम रासो साहित्य के काव्यगत अध्ययन करेंगे। सामंती युगीन जीवन गौरव। रासो साहित्य अपनी युगीन मानसिकता को व्यक्त करता है। रासो काल में राज्य छोटे छोटे राजाओं में बटे हुए थे। राजा सदैव आपस में क्षेत्र विस्तार, अभिमान और नारी के लिए युद्ध लड़ते रहते थे। सामंती मानसिकता को आप इन पंक्तियों से समझ सकते हैं। जाके सुंदर कन्या देखी, तापर जाए धरी तलवार। कृषक वर्ग और नारगी दोनों की स्थिति अच्छी नहीं थी। एक कवि ने तो अपनी रचना में कहा है कि ऐसे व्यक्तियों को धिक्कार है, जिसने अपने सर से तलवार न तोड़ी हो, तेज घोड़े की सवारी न की हो और कभी गोरी को गले न लगाया हो। इससे आप सामंती मानसिकता का अनुभव ले सकते हैं। वीरता और श्रृंगार का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन। रासो काव्य की मूल प्रवृत्ति वीरता और श्रृंगार रस प्रधान है। श्रृंगार रस में संयोग और वियोग दोनों का चित्रण हुआ है। युद्ध एक मन स्थिति है, जिसका कारण जर जोरू जमीन है। आप इसका प्रमाण इन पंक्तियों से लगा सकते हैं। 12 बरस लो कुकु जिए, 13 बरस लो जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जिए, आगे जीवन को धिक्कार। नारी सौंदर्य का भी नक्शिक वर्णन किया है। परमाल रासो में जब आप पढ़ेंगे तो भोग विलास के काफी चित्रण आपको मिलेंगे। स्वयं पृथ्वीराज चौहान ने 14 विवाह किए थे, जिसका वर्णन पृथ्वीराज रासो में मिलता है। इतिहास एवं कल्पना का समन्वय।
रासो साहित्य की विषय वस्तु ऐतिहासिक है, जिसमें घटनाओं, तिथियों, वंशावली से काफी छेड़छाड़ हुई है, जिससे इनकी प्रामाणिकता पर प्रश्न चिन्ह लगता है। जैसे पृथ्वीराज चौहान के 4 संस्करण मिलते हैं, जिसमें भाषा, तिथि और वंशावली में काफी विविधता है। इसीलिए इसे अर्ध प्रामाणिक रचना माना जाता है। अंतिम समय में पृथ्वीराज के साथ चंद्रवरदाई का उपस्थित होना, शब्दभेदी बाण के द्वारा पृथ्वीराज द्वारा मोहम्मद गोरी को मारा जाना पृथ्वीराज रासो में वर्णित है, पर इतिहास के द्वारा इसे प्रमाणित नहीं किया गया है। ये उक्त पंक्तियां आप आज भी सुन सकते हैं। 4 बास 24 गंज अंगुल अष्ट प्रमाण ताऊ पर सुल्तान है मत चूको चौहान। आदिकालीन रासो साहित्य कृषक वर्ग और जन से उनकी समस्याओं से नहीं जुड़ता। राष्ट्रीय भावना का सर्वथा अभाव है। सामंती जीवन आश्रय है और वही साहित्य का विषय बनता है। स्वयं चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को चेतावनी देते हुए लिखा है, गोरी रतो तू धरा तू गोरी अनुरक्त, अर्थात तू भोग विलास में लगा हुआ है और मोहम्मद गोरी ने तेरे राज्य पर नजर लगाई हुई है। रासो साहित्य का काव्य रूप प्रबंध है। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। छंदों की विविधता है। स्वयं चंद्रवरदाई ने 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने चंद्रवरदाई को छंदों का राजा कहा है। रासो साहित्य की भाषा डिंगल और पिंगल है। डिंगल शैली युद्ध के लिए प्रयुक्त की गई है, जिसमें कठोर भाग अक्षरों का प्रयोग किया गया है। पिंगल शैली श्रृंगार के लिए प्रयोग की गई है, जिसमें मधुर ध्वनि वाले अक्षरों का प्रयोग मिलता है। डिंगल शैली का एक आप उदाहरण देखेंगे, अरर गोला छूटन लागे सरर तीर रहे सन्नाए। समग्रतः रासो साहित्य सामंती गौरव का जीवन प्रतिबिंब है। तत्कालीन परिवेश एवं मानसिकता को रासो साहित्य से आप अनुभव कर सकते हैं। तो ये थी रासो साहित्य की काव्यगत जानकारी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।